यस सर। सलाइवा मतलब आपके मुंह का थूक, उसका जो खाने के पहले यानी कि बिफोर मील। हाँ बेटा पढ़ो। सर अप्रोक्सीमेट pH value of saliva 0.4 and the nature of substance is basic. Number first, saliva before meal approximately pH value 7.4 and its nature of substance is basic. Roman number 2, saliva after meal approximately pH value 5.8 and its nature is acidic. हाँ, थूक Roman खाना number खाने के पहले lemon बेसिक होता है, थूक खाना खाने के बाद एसिडिक हो जाता है। हेलो, फर्क दिख रहा है? हेलो, चलो आगे बढ़ो बेटा। yes sir नेक्स्ट। yes बेटा मैं पीएच वाली बात बताऊंगा पर अभी नहीं बताऊंगा, तो अभी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये थोड़ा सा अच्छी बात है। पहले बच्चों सिर्फ सुन लो, बाद में लिखना। पहले सिर्फ मेरी बात सुनो। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, जैसे हमारे सड़कों में गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियों में टायर होते हैं। अगर आपको पता हो, नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ 11वीं 12वीं में, और इसमें टेक्निकल जानकारियाँ और एक्स्ट्रा दूंगा। अगर आपको मालूम हो बेटा, जो नेचुरल रबर होता है ना, उसमें इतनी ताकत शक्ति नहीं होती कि वो टायर्स, गाड़ी के टायर बन पाए। तो पता है, वो नेचुरल रबर के साथ ना कुछ आर्टिस्टिक काम किया जाता है। ये आर्टिस्टिक काम कराने की शुरुआत करने वाला व्यक्ति जिसके नाम पे पेटेंट है, वो था मिस्टर चार्ल्स गुडियर। आपने सुना भी होगा, गुडियर नाम से टायर्स भी आते हैं, एक कंपनी का ब्रांड है। तो एक्चुअली ही वॉज द साइंटिस्ट हु हैव डिस्कवर्ड द वल्कनाइजेशन प्रोसेस फॉर अ रबर। वल्कनाइजेशन देसी भाषा में एक ऐसा प्रक्रिया है जो कि रबर की औकात यानी कि वर्कबिलिटी को बढ़ा देता है। नेचुरल रबर को एक ऐसे स्वरूप में ले आता है जिससे आप उसका रफ एंड टफ इस्तेमाल कर पाए, वरना रबर एकदम लुल्लु होता है, उसका नेचुरल रबर की उतनी क्षमताएं नहीं होती। अच्छा, वल्कनाइजेशन एक्चुअली होता ये है बेटा, सल्फर ऐड किया जाता है। सल्फर का उस तरीका है, प्रोसेस है 5%। तो दैट इज नोन एज वल्कनाइजेशन। इट इंट्रोड्यूसेस क्रॉस लिंक्स। वो अदर क्लास में बाद में पढ़ेंगे अपन। देसी भाषा में आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि सर टायर की ना क्षमता बढ़ाने के लिए, रबड़ की क्षमता बढ़ाने के लिए, उसे टायर या ऐसा रबर के रूप में बनाने के लिए उसमें सल्फर ऐड किया जाता है। ये देसी बात समझ में आती है? अच्छा, कई बार बेटा इन, हाँ बोल सकते हो, बोले बेटा। सर ये टेबल के बाद शुरू करता हूँ। इतनी बात सबको समझ में आती है कि सल्फ़र ऐड रबड़ में होता है। अच्छा, तो सर सल्फ़र तो बहुत पाया जाता होगा, कोई गाड़ियाँ तो सर रोज़ टायर घिसते हैं। हाँ घिसते हैं बेटा। और भी बहुत सारे चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं जो ना सल्फ़र क्रिएट करता है। सर सल्फ़र सल्फ़र बार बार इतना काहे कह रहे हो बेटा? मैं इसको लिखना नहीं, सिर्फ सुन लो। इसलिए कह रहा हूँ कि बेटा सल्फ़र जो सॉलिड होता है ना, उसको ना पर्यावरण की ऑक्सीजन यानी कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बहुत पसंद है। सल्फर तत्काल वो पर्यावरण की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना लेता है SO2। ये SO2 फर्दर बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है SO3। लेकिन SO2 का SO3 बनना ये एक्चुअली काफ़ी अधिक टेम्परेचर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हाई टेम्परेचर रिक्वायर करता है, हाई प्रेशर रिक्वायर करता है। हेलो हेलो, या सिर्फ टेम्परेचर लिख देता हूँ। हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों। एक्चुअली SO2 गैस तो पर्यावरण में है ही क्यों? क्योंकि सर कितनी सारी चीज़ें जो वेस्ट सल्फर सॉलिड बनाती हैं, तो SO2 तो बेटा पर्यावरण में होता ही है। अच्छा, अब ना SO2 से SO3 कन्वर्ट होने के लिए जो हाई टेम्परेचर होता है ना बेटा, वो पता कब मिल पाता है पर्यावरण में? जब बिजली चमकती है। बिजली चमकती मतलब इलेक्ट्रिकल आर्किंग हो रही है टेक्निकली। तो इलेक्ट्रिकल आर्किंग होती है बेटा, टेम्परेचर लगभग 2000 2500 डिग्री सेल्सियस, 2200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उस टेम्परेचर में ना SO2 को O2 के साथ रिएक्शन करने के लिए पर्याप्त टेम्परेचर मिल जाता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो SO3 में। और जैसे SO2 SO3 में कन्वर्ट होता है, इसको पानी में डिजॉल्व होने की आदत होती है। तो बेटा जनरली लाइटिंग कब होती है, बिजली कब चमकती है? जब बारिश होती है कि जब सूखा रहता है? पता है ना? तो बेटा जब बारिश होती है उसके पहले जब लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग पर्यावरण में मौजूद SO2 को O2 के साथ रिएक्ट करा के SO3 में बदलती है। जब बारिश होती है तो SO3 पानी में डिजॉल्व होके इस रूप में आपके पास आता है। किस रूप में? H2SO4। अच्छा, तो शुरू शुरू में SO2 ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पानी एसिड के रूप में बरसेगा। 1 2 3 4 बारिश के बाद क्या होता है कि पर्यावरण में जो मौजूद SO2 है उसका कंसंट्रेशन घट जाता है। हेलो,
तो इसीलिए शायद आपके घर में जो पुराने दादी नानी दादी कभी भी वही होता होगा बड़ा बुजुर्ग, तो आपको शायद पहली बारिश कहता होगा, ये अभी पहली दूसरी बारिश मत नहाओ, चलो अंदर। हेलो। और मैं कहता हूँ आप चौथी बारिश पांचवी Yes, बारिश के sir. बाद नहाने लगते भी होगे, तो आप जैसे नहा के आते होगे आपको कहते होंगे चलो जाओ बाथरूम में जाओ नहाओ। तो जैसे मैं भी छोटा था मुझे लगता रहा यार साला मैं नहा के आ रहा हूँ बारिश में, अब फिर काहे नहाऊँ। जब बारिश के पानी के बाद बेटा, एक्चुअली बारिश के पानी में कम ही सही लेकिन चौथी पांचवी बारिश के बाद भी कुछ ना कुछ एसिड तो होगा, नहीं नहाओगे तो फोड़ा फुंसी हो जाता है। हेलो हेलो हेलो। Yes. तो सर, और मार्स के लिए हमने बहुत मनगढ़ंत सुनी है कि मार्स मार्स में लोग हैं, हो सकते हैं, नहीं हैं, क्या है। वीनस जो कि अर्थ के वो भी सर पास है, एक तरफ वीनस पास है एक तरफ मार्स पास है, तो वीनस की बात क्यों नहीं की। एक्चुअली इसने नहीं की बेटा क्योंकि वीनस के बारे में हमको एक साइंटिफिक ट्रुथ पता है। क्या पता है? वीनस का जो क्लाउड्स हैं, जो मतलब जो एटमॉस उसका जो क्लाउड उसको आउटर कवरिंग है उसकी, वो बेटा वाइट और येलो है। और वो वाइट और येलो इसलिए है क्योंकि वो सल्फ्यूरिक एसिड जब क्लाउड का फॉर्मेशन करता है तो सफ़ेद या येलो अपीयर करता है। तो हमें थोड़ा सा क्लाउड सैम्पलिंग से भी और अपीयरेंस से भी ये पता है कि वीनस का पूरा एटमॉस्फेयर ही कैसा है, एसिडिक। तो एसिडिक एटमॉस्फेयर में क्या लाइफ संभव है? नहीं सर। इसलिए हम इतना श्योर हैं, इसलिए कभी कोई मनगढ़ंत कहानी आपने वीनस से रिलेटेड नहीं सुनी होगी। हेलो, कि भाई एसिडिक माहौल एसिडिक एटमॉस्फेयर में लाइफ पॉसिबल नहीं। आगे बढ़ जाओ। पीएच की इम्पोर्टेंस अगर आप जानते हो और अगर आप चाहते हो कि आपका कोई पौधा हेल्दी ग्रो करे, बढ़िया फूल फल उगाए, स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, बड़ा रहे, हरा भरा रहे, तो जो आप उसमें खाद का इस्तेमाल कर रहे हो सॉइल का, वो सॉइल का पीएच 5.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। एक बायोलॉजिकल फैक्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए। तो आप सॉइल में उसी हिसाब से एसिडिक या बेसिक कंटेंट ऐड करें ताकि पीएच 5.5 से 7.5 के बीच में रहे, ताकि आपके प्लांट की ऑप्टिमम ग्रोथ हो। क्या होता है, जो हमारा स्टमक होता है वो एसिड सेक्रीट करता है, उसे गैस्ट्रिक एसिड कहते हैं। और वो गैस्ट्रिक एसिड होता है बच्चों HCl। होता ये है कि जो खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होना, यानी कि खाने को ब्रेक डाउन करना, टूटना इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ताकि आपको ग्लूकोज और जो आपको शरीर को एनर्जी चाहिए उसमें वो कन्वर्ट हो पाए, उसके लिए खाने को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना पड़ता है। ये ब्रेक डाउन बेटा स्टमक में होता है और ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड जो कि खाने को पचाता है देसी भाषा में। अच्छा, अब हमें तो पता ही है सर, आदमी खाने में तो ऐसा ही होता है क्या कि कभी ज़्यादा खा लिया, कभी कम खा लिया, कभी टेढ़ा खा लिया, कभी मेढ़ा खा लिया। तो जिस हिसाब से आप जो खाना खाओगे उस हिसाब से आपका पेट एसिड सेक्रीट करने की प्रक्रिया में आ जाएगा। अब होता ये है कि क्योंकि हमारा खाने का नियम फिक्स नहीं है भाई, कायदे से तो एक केमिकल चेंज है, हमारी बॉडी केमिकल पूरी केमिस्ट्री चलती पूरे शरीर के अंदर, हम ये केमिस्ट्री को फॉलो नहीं करते। कभी कायदे से रोटी खाने का समय फिक्स होना चाहिए, रोटी खाने की क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए, लेकिन अपना सिस्टम फिक्स नहीं है। कभी किसी टाइम खा लिया, कभी किसी टाइम खा लिया, कभी ज़्यादा खा लिया, कभी कम खा लिया, कभी तेल घी का खा लिया, कभी तला खा लिया, कभी पुराना खा लिया, कभी ब्रेड खा ली, हेलो, कभी पिज़्ज़ा खा लिया। मतलब अपना सिस्टम, मतलब सबके साथ ये नहीं होता। जो सिस्टमेटिकली चलते हैं उनको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होती, डाइजेस्टिव दिक्कतें, अन्यथा लोगों को होती है। अच्छा, दिक्कतें क्यों होती है सर? क्योंकि पेट को तो बेटा एक स्पेसिफिक अमाउंट सेक्रेट करने की आपने आदत डाल दी है, लेकिन आप उसको हमेशा ऑल्टर करते रहते हो। हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो उस चक्कर में कई बार पेट ज़्यादा एसिड सेक्रीट कर देता है। अच्छा, अगर ज़्यादा एसिड सेक्रीट कर रहा है तो पेट में जलन होने लगी क्योंकि एसिड आ गया, तो आदमी को क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा। उसके लिए आदमी ऊपर से बेस खाता है, जैसे खूब सोंट के खा लिया। व्हाट इज़ इनो? इनो बेटा एक बेस है। तो बोलता है ना दर्द का तुरंत, कि अरे यार तुरंत बेस गया पेट में, गया एसिड को न्यूट्रलाइज किया, पेट शांत हो गया। हेलो हेलो। तो इनो टाइप की Yes, sir. चीज़ बेटा, इनो तो Yes, एक sir. कॉमर्शियल नाम है। इनो जो एक केमिकल प्रोडक्ट की केमिकल रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री उसे एंटासिड कहती है। तो शायद हमको ये बात समझ में आती है, एंटासिड जाके बेस को न्यूट्रलाइज कर देता। अच्छा,
इनो तो बेटा आज के टाइम है, कमर्शियल ज़माना है। पुराने राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या हुआ कि भैया एक बहुत बड़ा शिकार खाया, मांस मछली खाई और पेट गड़बड़ा गया, तो उन लोग क्या करते थे, उनको एसिडिटी हो जाती थी, तो बेटा वो सीधा सीधा बेस खाते थे। वो जो हकीम होते थे उस ज़माने के, तो यही है बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को उस ज़माने में मतलब अंग्रेज लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते थे। तो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन सफ़ेद कलर का दूध जैसा होता है, तो उसको कहते थे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का थोड़ा सा पी लो तो आपका पेट ठीक हो जाएगा। एक्चुअली वो बेस था, अ माइल्ड बेस इज़ ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो ये प्राचीन काल से यूज़ किया जाता था। आजकल हालांकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनो के नाम से बिकता है, पाउडर बन के। हेलो, आगे बढ़ जाओ। Yes, sir. चलो बच्चों, बस बच्चों, अब आगे की जानकारी हम लोग अब अगले ऑनलाइन हम लोग अगले संडे को मिलके आगे की कहानी को बढ़ाएंगे, और ऑफलाइन हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली 2 दिन तो मिलेंगे ही, है ना। मैं मैसेज डाल दूंगा, हालांकि ग्रुप में ज़रूर बेटा एक्टिव रहा करिए। थर्सडे का हमारा क्लास कब होना है और होना है नहीं होना है ये मैं आपको वेल ऑन टाइम बता दूंगा। हाँ, इस वीक हम लोग 2 दिन मिनिमम ऑफलाइन ज़रूर मिलेंगे, एक कम से कम रुझान की शुरुआत तो करें, ठीक है। चलो बच्चों, बाकी चीज़ों के साथ अपन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। Thank you, sir. हाँ बेटा। Thank you, sir.